कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे। इस ये कंटिन्यूशन पार्ट है वाई दे आर डूइंग दिस वीडियो का। उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया तो लगता है कि आप वास्तव में इंटरेस्टेड हैं, सुनना चाहते हैं कि ये सब जो इस समय चल रहा है, क्या चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, इसके पीछे मोटिव क्या है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया और आप बाकी वीडियोस पे भी अच्छा प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन भी अच्छे आ रहे हैं। उससे हमें थोड़ा सा मोटिव मिलता है, मतलब लगता है कि हम जो कह रहे हैं लोग सुन रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरा कोई यूट्यूब से कोई पैसा वैसा मैं नहीं कमाता हूँ और ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है कमाने की। आगे कुछ हो जाए, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाए कि मुझे कमाना पड़े या अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा है और अभी मैं कमा भी नहीं रहा, क्योंकि मेरा मोटो कुछ और है। मेरा मोटो है आपको जागरूक करना, पैसा कमाना नहीं है। आज की डेट में फाइनेंशियली आई एम स्ट्रांग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी नौकरी चल रही है। और बहुत लोगों को दिक्कत भी है कि आप पैसा लेते हैं सिखाने का और ये है वो है। तो भाई इस पे फिर किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आशा है आप सभी उससे कनेक्ट हुए हैं वीडियो से, इसीलिए आपने उसको इतने अच्छे से प्यार दिया अपना। तो मैं सोचता हूँ कि इस पिछले 2 हफ्तों में बहुत सारे डॉट्स जुड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। तो सोचता हूँ स्क्रैच से इसे शुरू करूँ। ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। कुछ लोगों की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी शायद, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है कि जी आप ओशो को कॉपी करते हैं, आप जिद्दू कृष्णमूर्ति को कॉपी करते हैं। उनको कॉपी करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ओशो को आपने सुना लेकिन फिर भी नहीं समझ पाए, जिद्दू कृष्णमूर्ति को आपने समझा फिर भी नहीं समझ पाए। और ये जर्नी है कॉन्शियसनेस की। ये भी लोग पुराने गुरु हैं और हम लकी हैं कि हमें बुद्धा की टीचिंग तो एज इट इज़ नहीं मिल पाई जो बुद्धा ने कहा, लेकिन इन लोगों ने जो बोला उनके वीडियोस अवेलेबल हैं, ऑडियोज अवेलेबल। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी जो अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की, उसको पाने की, अपनी डिविनिटी को पाने की जो जर्नी है, उसमें इन गुरुओं का साथ लेना पड़ेगा। इनको भी आपको देखना पड़ेगा, इनको सुनना पड़ेगा। ये जर्नी का पार्ट ऐसा अवॉइड नहीं किया जा सकता। और जैसा कि मैंने कहा कि आज से 2-2.5 साल पहले मैं एक पंडित की तरह मैंने उपनिषदों को कोट किया। किसी ने मुझसे नहीं कहा कि आप उपनिषदों को कॉपी कर रहे हैं, है तो वो भी उपनिषद की कॉपी। मैं जब पुराणों पे बात कर रहा हूँ, गीता पे बात कर रहा हूँ, किसी ने नहीं बोला कि आप गीता को कॉपी कर रहे हैं। अरे गीता में भी तो कृष्ण ने कोई बात ही कही है ना। वही बात अगर उससे अच्छी तरह से ओशो ने कही है, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कही, यदि मैं उन्हें कोट कर रहा हूँ तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है। खैर ये आपकी अपनी कॉन्शियसनेस का लेवल है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो वाई दे आर डूइंग दिस वाली, ये अब मैं इसको सीरीज़ की तरह कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जितनी भी बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं जाना है वो आपको बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से। तो उन लोगों की भी ये थोड़ी सी शिकायत दूर हो जाएगी कि मैं ओशो और जिद्दू कृष्णमूर्ति को कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों ने ये कभी नहीं बोला। उस समय ऐसी परिस्थितियाँ भी नहीं थी जैसी परिस्थितियाँ आज हैं। तो सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको बात समझनी तो पूरी सुननी पड़ेगी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है वाई दे आर डूइंग दिस, मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ वाई दे आर डूइंग दिस की, तो ये वीडियो भी उस प्लेलिस्ट में चला जाएगा। तो आपको इजी होगा, उस प्लेलिस्ट पे आप चले जाएंगे, वो पब्लिक की हुई है। तो इसके आगे के पार्ट्स भी जो बनेंगे वो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप अगर कोई बीच में से भी देखे तो मैं उससे यही कहूँगा कि भाई पहले से देखना शुरू करना। और थोड़े धैर्य वाले वीडियो हैं, ये थोड़े लंबे हो सकते हैं, तो धैर्य से सुनिएगा।
एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, और आखिर में हर वीडियो में मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो भी कुछ चल रहा है जानने के बावजूद भी इससे निकलने का रास्ता ध्यान के थ्रू, साधना के थ्रू ही होकर के जाएगा। ये जैसे जैसे इस वीडियो में आपको बात समझ में आएगी, आपकी बात समझ में आती है तो आप शुरू कर दीजिए। और कोई आपको गुरु नहीं मिल रहा है सिखाने वाला तो मैं सिखाता ही हूँ, आप मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन फ्री नहीं है। दैट कॉस्ट अराउंड 1000 रुपीज़ पर मंथ। लेकिन अगर आपके पास कोई और व्यक्ति है सज्जन जिसे आप जान सकते हैं, जिससे आप जान सकते हैं, करिए। जैसे कि ये सदगुरु वगैरह बड़ी मोटी मोटी फीस लेते हैं, लेकिन किसी के हिम्मत नहीं है उनसे क्वेश्चन करने की। मेरे 1000 रुपये पे आपको प्रॉब्लम होती है तो भाई साहब, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे सीखिए। मैंने कहा है कि अगर 1000 रुपये आपकी जेब में हो पर मंथ देने की तो आइए, और ये कमिटमेंट 1 2 4 महीने का नहीं होगा। अगर आप इसे सीखना चाहिए चाहते हैं तो बहुत धैर्य का प्रोसेस है, कम से कम 4 से 6 साल तो कम से कम चाहिए इसे। तो इतने पैसे का आपके पास इंतजाम हो तब आइए। हालांकि जब आप इसमें जुड़ेंगे पैसे का इंतजाम अपने आप होता जाता है, एक अलग मैटर है, लेकिन फिर भी मैं बड़ी बिटर बात कर रहा हूँ। खैर, आगे बढ़ने से पहले आपका बड़ा बड़ा फिर से धन्यवाद मुझे प्यार देने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम लिंक है, उन्हें फॉलो कीजिए। फेसबुक पे अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट डालिए, वहीं पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम भी है और ईमेल आईडी भी है। तो जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो वहाँ पे प्लीज़, लेकिन एक तो ये सोच के बताइए अगर फ्री है, पैसे आपकी जेब में हो, आइए। मैं भी मेहनत करता हूँ और मैंने फ्री भी सिखा के देख लिया, फ्री कोई सीखता नहीं। खैर, वो एक अलग मैटर। तो अब हम बात करते हैं व्हाई दे आर डूइंग दिस। तो इसको बहुत शुरू से शुरू करते हैं। हालांकि ये मुझे हमारा इतिहास पार्ट 7 में बनाना था, तो इसमें मैं थोड़ा सा दूंगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में होगा, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ शुरू में। देखिए, सबसे पहले इस पृथ्वी पे मनुष्यों की सीडिंग हुई। सीडिंग का मतलब बीज डालना। अब बीज का मतलब ये तो है नहीं हम भ्रूण रूप में आए हुए थे और आर्टिफिशियल वूम में हमें डाल दिया और हम पैदा हो गए, नहीं। हम किसी और प्लैनेट से एज ए इंडिजिनियस बॉडी, एज ए ह्यूमन बॉडी हम लोग यहाँ लाए गए, क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से मे बी हमें डिज़ाइन किया गया था, मे बी उस ग्रह का क्लाइमेट ऐसा ही हो। लेकिन वी वर वेरी डम, बहुत अनजाने से, बहुत कम चीज़ों को जानने वाले, बस बेयर मिनिमम अपना भरण पोषण जैसे तैसे करके हम कर रहे थे। हमारी सीडिंग हुई पूरी अर्थ पे। पूरी अर्थ का मतलब ये नहीं कि हमें एक साथ फैला दिया गया सब जगह। एक थ्योरी मैंने पहले भी दी थी, मे बी वो सही हो गलत हो, क्योंकि ये सब परसेप्शंस हैं। जो हमने डॉट्स जोड़ी हैं उस हिसाब से हमें क्या समझ में आया, ये उसके परसेप्शंस हैं। खैर, आगे चलते हैं। मेनली जो हो सकता है कि हम अलग अलग सीड किए गए हों, ये भी ट्रू हो सकती है, लेकिन कहते हैं कि जहां से हमारी उन्नति शुरू हुई, वो उन्नति शुरू होने का जो एरिया है वो ईरान इराक के बीच में, जिसे मेसोपोटामिया भी कहते हैं, जो सुमेरिया का इलाका है। एज ए ह्यूमन वहाँ से हमारा डेवलपमेंट शुरू हुआ। अनुनाकीज बहुत पहले आ गए थे। वो एक पूरी स्टोरी है कि उनको गोल्ड ले जाना था, उसकी परमिशन मिल गई थी उनको। ऐसे कोई नहीं ले जा सकता आपके प्लानट से कुछ भी। एक गैलेक्टिक फेडरेशन है, इसके बारे में मैंने पहले बहुत बात की थी, लेकिन तब वो बात एक पंडित की तरह मैं कर रहा था, तब मैं जानता नहीं था। बस था क्या कि कुछ मैसेजेस सुन रहा था, जो कहते हैं वो होता ना किसी उस पे, जैसे वो सैम इलोजनिस्ट करता है, क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से वो वर्ड निकल गया। चैनल्ड मैसेज कुछ सुन रहा था। तो वो भी यही कहते थे कि अगर आपको हार्ट पे फील हो कि ये मैसेज ठीक है तो आप इसे मान लीजिए।
तो बहुत से मैसेज मुझे बड़े रिजोनेट किए उस समय, तो मैंने वो एज इट इज़ परोस दिया आपके सामने। लेकिन वो फिर भी पंडित वाली बात थी। मैं एक अलग तरह की सिचुएशन में होता था, मेरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता था, अपनी वाणी पे कोई कंट्रोल नहीं होता था, जैसे अंदर बैठ के कोई व्यक्ति उसको रिले कर रहा हो। तो मैंने वो किए थे, लेकिन मैं तैयार नहीं था उसके लिए। फिर एक फेज़ आया 1.5-2 साल का, जिसमें मैं पूरी तरह से साधना में ही लिप्त हुआ, और वीडियोस भी आप देखिए पूरे साधना से रिलेटेड है। अब शायद मुझे और बहुत सारी डॉट्स जुड़वा के प्रेरित किया जा रहा है कि अब मैं ये चीज़ें बताऊं जो मुझे समझ में आई। तो खैर वो एक अलग मैटर है, वो पार्ट ऑफ द जर्नी है। मतलब इस असेंशन प्रोसेस में जो भी जाएगा वो साधना के बिना तो नहीं जा सकता, वो तो उसका टूल है, वो तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन समझ लीजिए, समझ के हो सकता है आपकी दिमाग की बत्ती जले और आपको लगे कि हमें करना चाहिए। और देखो, ये वीडियो भी बोरिंग भी हो सकता है किसी के लिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, अगर आप उत्सुक हैं तो प्लीज़ सुनिए पूरा। क्योंकि अगर किसी चीज़ को मूल नहीं पकड़ेंगे, बेस नहीं पकड़ेंगे, तो आगे तक नहीं पकड़ पाएंगे। तो इस पर मैं बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। और इनफैक्ट पिछला वीडियो बनाते समय मेरे को ये चीज़ें क्लियर भी नहीं हुई थी। अब ये पिछले पिछले हफ्ते मैंने बनाया कहीं, नहीं, पिछले से पिछले हफ्ते बनाया शायद, मे बी लास्ट सैटरडे मैंने बनाया होगा, ध्यान भी नहीं मुझे। तो तब तक इतनी बातें क्लियर नहीं थी, लेकिन इस पूरे हफ्ते में बहुत सारी डॉट्स जुड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो अनुनाकीज आए, उन्हें गोल्ड वोल्ड ले जाने की परमिशन थी गैलेक्टिक फेडरेशन से, क्योंकि उनका प्लेनेट पे वो ज़रूरत थी, उनको अपना एनवायरनमेंट बचाना था, कुछ था, तो उनको मिल गई थी। वो एक रेस अपने साथ लाए थे ईजीजीज की, फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि दे आर वेल, मतलब कॉन्शियस लोग थे। उन्होंने कहा भाई नहीं, हम क्या यही काम करते रहेंगे, हमारे बस की नहीं है। वो चले गए, उन्होंने बोला हम नहीं कर रहे काम, वो वापस चले गए। तब उन्होंने जो ह्यूमन रेस यहाँ पर पहले से मौजूद थी, उसमें जीन एडिटिंग अभी नहीं की थी, उनको डरा के धमका के, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी साउंड, दे वर वेरी साउंड, तो उन्होंने किसी भी तरह से उनको अपने आगे झुका लिया कि भाई ये भगवान है। और वो बहुत ऊंचे ऊंचे थे, 28-28, 30-30 फीट से भी ऊपर के थे, ऐसा बताया जाता है। अब एविडेंस तो है नहीं उनका, क्योंकि वो मरे कभी नहीं यहाँ, और उनके फॉसिल्स भी नहीं मिले। हालांकि जियांट्स का होना यहाँ पाया गया है, और उनकी कुछ फ़ोटोज़ भी पीछे निकली हैं, उनके फॉसिल्स भी मिले हैं, लेकिन दे आर जस्ट अराउंड 16-17 फीट, 18 फीट तक की हाइट के मिले। लेकिन दे आर फार मोर बिगर देन दैट, वो बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो लोग उनके आगे झुकने लगे, फिर उन्होंने उनको काम पे लगाया, और उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं, उसमें तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में वो सब कहना भी ज़रूरी नहीं है। अब बात आती है, जब ये सब हो रहा था तो उसके बीच में एक और एलियन यहाँ पे आए, जो थे रेप्टिलियंस। इसके बारे में डेविड आइक बहुत बात करते हैं। जब मैंने डेविड आइक को सुना तो ये सब चीज़ें कुछ अजीब सी लग रही थी। मैंने रेप्टिलियंस पे इतना विश्वास नहीं किया, कुछ बातें मैं वही पंडित होकर मैंने बताई थी। एक क्रेडो मुटवा के साथ उनका इंटरव्यू था, 2 इंटरव्यू थे बड़े बड़े। क्रेडो मुटवा अफ्रीका के शामन हैं, और ये जो रेप्टिलियंस थे ज़्यादातर ये अफ्रीका की इधर थोड़ा सा ज़्यादा रहे, क्योंकि अफ्रीका का भी बहुत सारा हिस्सा बिल्कुल इससे लगता हुआ है, ये मतलब ज़्यादा दूर नहीं है ईरान से। तो ये सारा खेल इसी के आसपास चला है, इस एरिए के। ये पूरा जो मेसोपोटामिया सुमेरिया का इलाका, ये सारा अनुनाकीज वाला था, और अफ्रीका की साइड में ये रेप्टिलियंस आ गए। अब इसे कनेक्ट करना शुरू करना, तो रेप्टिलियंस ने भी यहाँ पे डोमिनेट करना शुरू किया, एंड दे वर द मैन ईटर्स। वो आदमियों को खाते थे। अनुनाकीज में ये नहीं था, अनुनाकीज किसी को नहीं खाते खोते थे, वो जो भी उनका फूड रहा हो मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें कोई बलि प्रथा रही हो या वो इंसानों को खाते हों, मे भी जानवरों को खाते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो थे रेप्टिलियंस, इनमें मानव भक्षण भी था। मे बी मेन सोर्स उनका वो जानवर खाते हों, लेकिन मानव भक्षण भी वो करते थे।
तो उनके पास भी टेक्नोलॉजी थी, पर अनुनाकीज के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो थोड़ी सी बहुत अलग तरह की टेक्नोलॉजी थी। दे आर वेरी वेल, मतलब रेप्टिलियंस से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी, या उनसे ज़्यादा हायर उनके पास थी। रेप्टिलियंस के पास सारी डार्क टेक्नोलॉजी थी, लो लेवल की, लो स्टैंडर्ड की, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने भी कुछ टेक्नोलॉजीज दिखा के लोगों को बैंड किया अपने सामने। और उस समय जो रेसेस थी सारी ब्लैक रेसेस थी। हमारी धरती पे जो रेस आई, दे आर ब्लैक, पिगमेंट कलर ऑफ स्किन इज ब्लैक। इवन इंग्लैंड, अमेरिका, आज भी जो रेड इंडियंस हैं अमेरिका में, दे आर ब्लैक। ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक हैं। वो एक मैं बना चुका हूँ गोल्ड ग्लोरियन गॉड की, कैसे कैसे इनको मारा गया, क्या किया। खैर आगे चलते हैं, क्योंकि इस वीडियो में वो बताना से वीडियो लेंथ लंबी होगी और इसका कोई औचित्य भी नहीं है। तो जब इनको काफ़ी समय हो गया तब गैलेक्टिक फेडरेशन वापस आई। एक्चुअली क्या है कि टाइम जो है वो अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग तरह का है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, जैसे कि आप सोते हैं, सोते हुए आप 5 मिनट में एक बहुत बड़ा जीवन जी सकते हैं, 10 मिनट में या 15 मिनट में एक बहुत बड़ा जीवन आप जी लेते हैं। लेकिन सोते हुए आप देखेंगे तो अगर आप उसके बाद उठ जाए, अगर आपको पता हो कि मेरा सपना कब स्टार्ट हुआ है, या आपको लगेगा कि आप टाइम देखा नहीं, अभी तो 2 घंटे हुए सोते हुए, और वहाँ निकल गए आपके बहुत सारा समय निकल गया, शायद वर्षों निकल गए। तो ऐसे ही अलग अलग डायमेंशंस में टाइम का अलग अलग हिसाब है। तो जब वो वापस आए, उन्होंने देखा कि ये अर्थ के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सीडिंग हुई थी, गैलेक्टिक फेडरेशन ने ये प्लानट जब सेट किया था तो ये पेड़ पौधे वगैरह सब बाहर बाहर से ही दूसरे प्लानट से ला के लगाए गए थे। तो लगा यार ये तो सारा खेल बिगाड़ दिया इन्होंने। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये नहीं चलेगा, हमने आपको इसलिए नहीं भेजा था, हमने अनुनाकीज को भेजा था कि चलिए वो थोड़ा सा गोल्ड ले लें यहाँ से और यहाँ के लोगों को अपलिफ्ट करें, कॉन्शियसनेस इनकी बढ़ाएं। और ये नागाज कैसे घुस गए, मतलब जो रेप्टिलियंस है उन्हीं को नागाज बोलते हैं हिंदी में। तो ये नागाज कैसे घुस गए यहाँ, और बोले तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, बोले तुम तो यहाँ घपला कर रहे हो। और ये नागाज जो थे, दे आर वेरी ईगर फॉर सेक्स। और इनकी बॉडी जो थी वो, एक तो ये शेप शिफ्टर्स थे, हैं, बल्कि अगर अभी होंगे तो शेप शिफ्ट कर लेते थे। दे आर वेरी गुड आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर्स, और बहुत बढ़िया लोग थे वो। लेकिन उनके फेसेस रेप्टिलियन होते थे, लेकिन उनके बाकी बॉडी ह्यूमन की तरह थी, एंड दे कैन ईजीली डायरेक्टली सेक्स विद द ह्यूमंस। तो अब जब ये सब भसड़ फैलने लगी, जब वो आए वापस, तो उनको गैलेक्टिक फेडरेशन ने कहा भाई ये तो गड़बड़ है, अब आपको जाना पड़ेगा। तो मे बी उन्होंने शायद कुछ टाइम मांगा हो, जैसे कि हमें 1 दिन दे दीजिए या 10 दिन दे दीजिए, 1 महीना दे दीजिए, हम जा रहे हैं। अब मैं इसको ऐसे समझ लेता हूँ, क्योंकि मुझे पूरी इकाई का पता नहीं, शायद आप ऐसे समझ लीजिए कि 1 हफ्ते का समय मांगा होगा। अब गैलेक्टिक फेडरेशन के हिसाब से वो 1 हफ्ता है, यहाँ पे शायद हजारों साल निकल गए उसमें, 1000 या 1500 साल निकल गए, क्या पता है, 2000 साल निकले, क्या पता है। तो इन्होंने, जब तक ये दोनों आपस में ऐसे था इनका, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा भाई इनकी आपस में कुछ बातचीत हुई या जैसे भी हुई, उन्होंने कहा भाई हम जाएंगे तो सही, लेकिन हम ये प्लानट पे कब्जा करेंगे। प्लानट उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा भाई हम, क्योंकि वो इतने भी असेंडेड नहीं थे, ठीक है, वो एक जो ह्यूमन यहाँ पर उस समय थे उनसे ज़्यादा जानते थे, साइंटिफिकली दे आर सो स्ट्रॉन्ग, लेकिन कॉन्शियसनेस लेवल अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, अभी बहुत नेगेटिव उसमें वाइब्रेट कर रहे थे, कब्जा करना, ये सब करना। गंगा जी प्लानट तो नहीं छोड़ेंगे। अब उधर नागाज भी अपने
डंडा गाड़े हुए थे कि नहीं ये प्लानट हम रखेंगे। तो तब इनकी आपस में एक संधि हुई कि भाई चलिए एक काम करते हैं, अभी आपस की लड़ाई भूल जाओ, हम अपना बाद में सेटल करेंगे, अभी अपने बच्चे यहाँ पैदा करते हैं जो जिसमें हमारे जीन्स हो, हमारा ब्लड हो, और उनसे रूल कराते हैं, क्योंकि यहाँ पैदा हुए किसी भी बच्चे को गैलेक्टिक फेडरेशन नहीं रोकेगा, डायरेक्ट इंटरवीन नहीं करेगा। तो ये बात डन डील हो गई। अब अनुनाकीज ने कैसे किया, क्योंकि वो इतने जेंट थे, उनका तो ह्यूमंस के साथ सेक्स करना बनता ही नहीं था, तो उन्होंने जेनेटिकली किया या कैसे भी किया। तो जैसे मैंने पहले बताया कि उनका पहला पुत्र जो हुआ उसको वरुण कहा गया, या जिसे ब्रह्मा कहते हैं संस्कृत में, संस्कृत लिटरेचर में। वही इलाही है, वही इलोम है, वही अल्लाह है। अलग अलग जगह उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, वो सब वही है। वहाँ से अनुनाकी रेस की इंडिजिनस रेस आई, मतलब इंडिजिनस कहना चाहिए, नहीं, ह्यूमन रेस, अनुनाकी ह्यूमन रेस का पहला बच्चा दैट इज वरुण। वहाँ से सुमेरियन सभ्यता शुरू होती है। अब उन्होंने अपने ज्ञान के हिसाब से लोगों को आर्किटेक्चर सिखाया, सब कुछ किया, लेकिन ये ध्यान रखें उन्होंने हर व्यक्ति से सेक्स नहीं किया, कुछ लोगों के साथ किया, कुछ ह्यूमन माताओं से उन्होंने वो बच्चे पैदा किए, केवल कुछ, और दे आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर ब्लड लाइन्स। वो बिल्कुल प्योर ब्लड लाइन इंटैक्ट करके चल रहे हैं उसी समय से। ये बात मैं जो आपको समझा रहा हूँ ये आज की नहीं है, ये है मे बी आज से 6000-7000 साल पुरानी, और मे बी 8000 साल पुरानी। वहाँ से ये सब शुरू हो रहा है। देखो, तो उनको शिक्षा ये थी कि हम अपनी ब्लड लाइन इंटैक्ट रखेंगे, और उनके वो जो इधर उधर मुंह मार लिया करते थे और उनसे बच्चे पैदा हुआ करते थे उसका भी वो रिकॉर्ड रखते थे। इधर नागाज पे आ जाइए। अब रेप्टाइल्स को मैं नागाज कहूँगा। तो नागाज ने भी ये शुरू किया, लेकिन वो डायरेक्ट इंटरकोर्स कर सकते थे ह्यूमंस के साथ। ये क्रेडो मुटवा का आपको मिल जाए, डेविड आइक का इंटरव्यू है क्रेडो मुटवा के साथ, तो उससे देखिएगा जब उसको किडनैप किया गया तो उसके साथ एक लेडी ने सेक्स किया था, उसने सब बताया वो, और बहुत कुछ उसने बताया। तो तब मेरी समझ, अब देखिए यूनिवर्स इसी तरह से काम करता है, उसने वो सीडिंग वहाँ करके डाल दी थी उस समय कई साल पहले। तब मुझे बहुत सारी तो कहानियाँ ही लग रही थी, मुझे लग रहा था ये, लेकिन वो कुछ अंश थे जो मेरे अवचेतन में रह गए थे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैंने माना नहीं था। मैंने कहा यार क्या अजीब सी बात कह रहा है, लेकिन कोई बंदा कह रहा है खुद अपने मुंह से कि मैंने देखा है ये सब हुआ है। और इन दिनों में ये एटलांटिस वगैरह पढ़ रहा था, तो मैंने कहा यार शायद हो भी सकता है, तो देखते हैं। लेकिन आज समझ में आई कहानी क्या है। तो नागाज ने अपने बच्चे पैदा करने शुरू किए, एंड जो ह्यूमन लेडीज थी उस समय, अगर कोई नागा उनके साथ सेक्स कर रहा है बच्चे पैदा करने के लिए, दे फील वेरी ग्रेट। तो उनको बड़ा वो होता था कि भाई देवताओं के हमारे साथ बच्चे पैदा हुए, वो देवताओं की तरह मानते थे। और ईरानी इजिप्शियन कल्चर्स में, इधर आप जाएंगे यूनान में भी नागों की पूजा होती। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, नागाज द एंशिएंट रूलर ऑफ इंडिया, उसमें ऑथर ने बहुत बढ़िया, उसी से ये सारी कनेक्टिविटी शुरू हुई। तो जो जो नागास का आप यहाँ देख रहे हो स्वात घाटी में, स्पेशली कश्मीर में नागों के बहुत सारे मंदिर हैं और नागों को पूजा जा रहा है। अब तो हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन बचपन में मुझे याद है कि हमारे यहाँ भी नागपंचमी मनाई जाती थी। महाराष्ट्र में नागों को बहुत मानते हैं, पूजा करते हैं, सौराष्ट्र में है, गुजरात में है, कहाँ नहीं पूरे इंडिया में नाग पूजे जाते हैं। खैर इसका कनेक्शन मैं आगे बताऊंगा। छोटी छोटी सीरीज बनाने का मूड है जिससे कि आप ज़्यादा बोर भी ना हो, लेकिन फिर भी छोटा करते करते मेरे हिसाब से 1 घंटे के आसपास तो ये जाएगी। और शुरू में थोड़ा सा जो मैंने भूमिका में 6-7 मिनट ले लिए वो भी ज़रूरी थे। कई ऐसी बात नहीं है कि हम कुछ दिल पे नहीं लेते, हमें
कोई भी कुछ कह जाए हमें बुरा नहीं लगता, प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन लोगों की सोच को देख के थोड़ी सी वो होता है कि यार ये किस तरह से लोग सोच रहे हैं। अगर ये इस तरह से ही सोचते जाएंगे तो असेंड कैसे होंगे, बस इससे ज़्यादा हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें कोई बुरा नहीं लगता, बुरा आपके लिए लगता है कि कोई व्यक्ति आपके लिए मेहनत, मेरे को क्या मिल रहा है इसमें बताइए, आप क्या सोच रहे हैं, मैं सिखाने के जो पैसे ले रहा हूँ उसमें कितने पैसे कमा ले रहा हूँ, उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरी जॉब बहुत बढ़िया है, मोर देन इनफ मिलता है मेरे को। मुझे इसके लिए, आज देखिए सैटरडे में मैं काम कर रहा हूँ, इसके लिए मैं लेट सकता था, आराम कर सकता था, लेकिन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आदमी उसको एडमायर नहीं करता उसमें, क्योंकि खुद कुछ कर नहीं पाए ज़िंदगी में, कुछ पा नहीं पाए, और कुंठा में अपनी और दूसरे में वही, जैसे मैंने बताया ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, जैसे खुद हैं वैसे ही सामने वाले को देखते हैं। लेकिन इस तरह से आप कॉन्शियसनेस का कैसे विस्तार करेंगे? तो फिर आप कीड़े मकोड़ों की तरह जैसे जी रहे हो, मर जाओगे, बात खत्म, आपसे मेरा कोई संबंध भी नहीं। तो इसलिए कहना पड़ता है कि थोड़ा सा अपने आप को जानो। जब आपके अंदर इस तरह की बात, आपको नहीं अच्छा लगता मेरी बात सुनना, तो यू आर नॉट वेलकम, आप चले जाइए यहाँ से। आपने सब्सक्राइब कर रखा है, प्लीज़ अनसब्सक्राइब। लेकिन कोई व्यक्ति आपके लिए मेहनत कर रहा है, आप उसकी बात से सहमत हो सकते हैं, नहीं सहमत हो सकते हैं, आप असहमति दर्ज करा दीजिए कि भाई मैं इस बात से आपकी कन्विंस नहीं हूँ, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन आप करने लगते हैं कि आप उसकी कॉपी कर रहे हैं, उससे पहले। अब एक बात बताइए, बड़े पुराने गुरुओं ने कुछ कहा है, जब बुद्ध की कोई बात कहूँ तो तब तो आप नहीं कहते बुद्ध की कॉपी कर रहे हैं, कृष्ण की बात कहूँ तो नहीं कहते आपने कृष्ण की, वो भी गुरु हुए। तो ये ओशो और जय कृष्ण मूर्ति ये कोई कम छोटे गुरु थे? नानक की बात कहूँगा, मोहम्मद साहब की कहूँगा तो नहीं कहोगे आप, क्योंकि उनकी बात रिपीट होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ओशो और जिद्द कृष्ण मूर्ति की बातें रिपीट नहीं हो, क्योंकि आपको उनकी समझ में ही नहीं आई। जिसको समझ में आई हो तो बार बार कहेगा कि रिपीट होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ आप भी रिपीट करें। खैर, हम मुद्दे से भटक गए। हाँ, तो नागाज ने भी इस तरह से शुरू करे, लेकिन नागाज में ऐसा कुछ नहीं था कि वो अपना ब्लड लाइन इंटैक्ट करना चाहते थे। मैंने बोला ना, जो अनुनाकीज थे वो कुछ ज़्यादा हाई सोच वाले थे, थोड़े से ज़्यादा एडवांस थे उनसे। नागाज ये था भाई, खाओ पियो मज़े लो, सेक्स करो, ज़िंदगी जियो, अपनी छुट्टी करो, खाने को मिल जाए। तो उस समय मानव बलि की प्रथाएं भी थीं जो इन नागाज को भोग लगता था। और जैसे अनुनाकीज की जो संतानें हुई, उन्होंने जगह जगह पहले सुमेरिया में राज किया, और जगह भी जहाँ अनुनाकीज की संतानें जाती नहीं वहाँ वो राज करती नहीं। नागाज अलग अलग हो गए, अफ्रीका में फैल गए, वहाँ पे जितने लोगों ने राज किया, कभी वहाँ कबीले चलते थे, वो नागाओं की संतान थी, और इसलिए वो नागाओं को पूजते भी थे। वही नागाज इधर इंडिया में भी आए, वही नागाज और भी जगह फैले, और हर एक व्यक्ति ने नागों को पूजा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाद वालों ने भी उनको देखा, मैं भी नहीं देखा हो, लेकिन जिन्होंने देखा था उनको पता था कि उसमें दो फन वाले भी थे, जिनके मुंह दो थे। जो आपने कई उसमें देखा होगा फोटोज में, 3 फन वाला नाग के नीचे कोई मूर्ति बैठी है। तो हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि भाई ये नागों के जो राजाओं के वो हैं, और ये बुद्ध को संरक्षण दें। यहाँ बुद्धा माना गया, लेकिन हर मूर्ति बुद्ध की नहीं थी। जैसे कि जो नालंदा में मूर्ति मिली थी जिसे नागार्जुन की कहा गया, दैट इज़ नॉट नागार्जुना, वो 7 फन वाला नाग है। आप देखें तो उनमें ऐसे लोग थे, वो जो नागाज यहाँ थे, जिन पे 2 फन जिनके थे, किसी के 3 थे, किसी के 5 थे, किसी के 7 थे, मैक्सिमम शायद 7 वाला है। अब पता नहीं, वो शेषनाग में शायद 9 होते हैं, तो शायद 9 वाला भी होता हो, मुझे नहीं पता। तो जिसकी पीढ़ी जिस नाग से चली, जैसे शायद ईरान में कोई है, वो मैं अभी मेरे पास किताब नहीं है तो मैं बता दूंगा, तो उसमें वो 2 फन वाला नाग उसके पीछे रहता था, ऐसा कुछ बताया गया। और उसको मानव बलि दी जाती थी एवरी वीक और एवरी मंथ, आई बिलीव, ऐसा कुछ था। तो ये लोग मैन ईटर्स थे, लेकिन वो जो प्योर नाग थे, लेकिन जो उनकी ब्रीड आई जो मनुष्यों के साथ मिक्स होकर के, तो इन्होंने भी रूल किया है। तो इस पूरी पृथ्वी पे रूल किया या तो अनुनाकीज के वंशजों ने,
उनकी ब्लड लाइन ने या नागाज की ब्लड लाइन ने। और जब ये सब होते होते और ये आम आदमी में नहीं गया, आम आदमी इंटैक्ट है, उसमें वो ब्लड नहीं गया। नागाज का कुछ ब्लड गया होगा थोड़ा बहुत दासी वासियों में, तो दासी पुत्रों ने भी वहाँ बगावत करके राजगद्दियाँ छीन ली हैं, और वो सीक्रेटली उनको सपोर्ट भी करते हैं। नागाज जो हैं वो सीक्रेटली ऐसा पहले आया था कि वो लोग चले गए हैं शायद, अब नहीं चले गए हैं तो मुझे पता नहीं, अगर हैं तो वो पहले भी सपोर्ट करते रहे थे, अब भी सपोर्ट करते हैं, और ऐसी अनुनाकीज भी सपोर्ट करते हैं उनको। तो अब मैं बात कर रहा हूँ मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से पहले की। तो वहाँ से काफ़ी लोग इधर आ गए थे, क्योंकि अनुनाकीज ने भी अपने लोगों को सिखाया था ये खेती वेती करना, सब कुछ करना, नागाज ने भी सिखाया था। तो वो लोग इधर आने लगे, काफ़ी लोग इधर आके सेटल हो गए, काफ़ी चीज़ बनानी सीखी, क्योंकि मैंने बताया ना नागाज का आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया था, कार्विंग करना चीज़ों पे, डिज़ाइनिंग ये बहुत अच्छा था। और मैंने बताया ये शेप शिफ्टर भी थे, ये मानव जैसे बन के आ भी जाते थे। तो वो लोग यहाँ आए, यहाँ के लोगों को, क्योंकि नागाज थे, नागाज आर वेरी गुड इन आर्ट, आर्टिस्ट थे वो, ये नहीं थे, अनुनाकीज आर्टिस्ट नहीं थे। तो इसीलिए आर्ट इधर की साइड जहाँ जहाँ नागाज हुए हैं वहाँ वहाँ आर्ट ज़्यादा फैली। तो आर्टिस्टिक वर्क की डिमांड रही हमेशा राजघरानों में। तो सुमेरियन सभ्यता के टाइम में सुमेरियंस को यहाँ से मेसोपोटामिया की तरफ यहाँ से चीज़ें बन बन के जाती थीं, और उसके बदले में सोना वगैरह जो भी होता होगा उस समय मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता था। अब क्योंकि ये दोनों आपस में ऐसे थे, संधि तो हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन बात यही थी कि भैया उनके बच्चों को थोड़ी ना पता है, और लेकिन थोड़ा कुछ ज्ञान इनको जरूर दिया गया था। तो हर कोई उस समय, आप समय देखें हड़प्पा मोहनजोदड़ो की साइड में भी उस समय भी यही था कि भाई इधर ये मेसोपोटामिया में भी असीरिया हुआ, ये सब आपने पुराना इतिहास अगर इसका पढ़ो, ये पैलेस्टाइन का, और खैर ये तो अभी बना है इज़राइल, पैलेस्टाइन का ही एरिया था पहले, ये वहाँ पे भी कब्जे होते रहे, कभी मिस्र पे कब्जा कर लिया, ईरान पे, मतलब ये लोग एक्सपेंशन में कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बटोर लें। ऐसे ही नागाज थे, यहाँ के राजा जो थे सब नागाज थे भाई। जितना आपका मौर्यन हुआ, चेर हुए, चोल हुए, और उसमें बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम देखेंगे आप नागाज के ही वंशज हैं। तो इसमें जब इंद्र एक पदवी है, जब वहाँ पे वरुण को पता चला कि वहाँ पे दे आर वेल इस्टेब्लिश्ड, और उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी वो साम्राज्य बना लिए हैं, और वृत्रनाग जो था, ये शायद तक्षशिला का राजा था, तो वृत्रनाग ने इनको बांध वांध सब बनाने उन्होंने नागाज ने सिखा दिए थे। इन्होंने बांध बनाए, बाकायदा सरस्वती नदी का फ्लो सेट किया, सरस्वती नदी के किनारे सारी ये हड़प्पन बेल्ट पूरी बनी हड़प्पा संस्कृति की। और तो लेकिन यहाँ के रूलर जो थे ये मतलब ठीक है, वो राज कर रहे थे, उनको जो चीज़ मिली वो उसे बना रहे थे, दे आर हैप्पी, समृद्ध थे। अब राजा हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टैक्स वैक्स दुनिया भर की चीज़ें होती होंगी, उस समय भी मुझे नहीं पता। तो जब इंद्र वहाँ वरुण को पता चला तब वरुण ने इंद्र को सेना लेके भेजा। इंद्र उनका सेनापति टाइप समझो कि भाई जाओ वहाँ पे, ये सब वो चाहते थे बस हम ही राजा नहीं, उन्होंने कहा सब तहस नहस कर दो, ख़त्म कर दो। वो यहाँ पे राज्य बढ़ाने के लिए और राज्य छीनने के लिए नहीं आए थे, उन्होंने कहा बस राज्य ही ये रहना चाहिए, और उन्होंने सारा करने को कर दिया। जो मैं पहले कहता था कि ये ब्राह्मण उन्हें बुला के लाए थे, नहीं, ब्राह्मण कहीं नहीं गया था, ब्राह्मण यही था, वो तो वहाँ से भी इन सालों को मार मूर के भगा दिया था, वो मैंने पहले बताया पुरानी सीरीज़ में। तो अब मेरे समझ में आया कि लेकिन ब्राह्मण हमेशा से भीरू रहा है, डरपोक रहा है, तो जो शक्तिशाली आदमी है उसके गुणगान गा के उसके पैरों में लौट जाता है और उसके साथ हो जाता है। तो यही उन्होंने किया, वो उसके साथ हो गए कि जी हम तो खुद बाहर गए हैं, जी हम तो खुद सताए हुए हैं, जी हम तो आपके साथ हैं, जी हम तो ये है वो। फिर इंद्र के गुणगान करने लगे। तो आजकल मैं जो ऋग्वेद पढ़ रहा हूँ उसमें कुछ नहीं है,
केवल इंद्र की, वरुण की, अग्नि की। इंद्र व्यक्ति है, वरुण व्यक्ति है, मित्र व्यक्ति है, अग्नि व्यक्ति है। इनकी इन्होंने स्तुतियां करनी शुरू करी कि ये आप तो ये हो, आप तो वो, आपके आने से हवाएं रुक जाती हैं, पानी अपना रास्ता बदल देते हैं, सूर्य रुक जाता। पर यही बकवास लिखी हुई है ऋग्वेद में, जो पैथम मंडल में मैं चल रहा हूँ। पूरा पढ़ूंगा आगे, अगर कुछ होगा तो बताऊंगा, अभी तो उसमें बताने लायक कुछ है नहीं। तो ये बिटवीन नागाज और इनके बीच की लड़ाई थी सुमेरियंस के। तो उन्होंने वो पूरा हड़प्पा संस्कृति बर्बाद की, ऊपर के बांध खोल दिए, उस सरोवर तोड़ दिए, इतना पानी इसमें आया, आप देखिए कि वो मिट्टी से भर गया पूरा, इतना गाद और पानी ऊपर से। अब देखिए कोई कुंड बना होता है, आप वैसे डैम्स भी देख लीजिए, जब उनके साल 2 साल में वो खोले जाते हैं गेट्स, तो नीचे से कितनी भारी कीचड़ निकलती है। पहले कीचड़ ही कीचड़ निकलती है शुरू में, बड़े मोटे मोटे स्लाइड्स इतने बड़े बड़े निकलते हैं इस कीचड़ के। तो वही गाद ऊपर से आई, और आप देखिए सारा ज़मींदोज़, बाकी तो सब कुछ इंटैक्ट है, बिल्कुल सही है। उनको बाढ़ आई है, भर गई मिट्टी उनके अंदर। अब उन लोगों को वहाँ से जाना पड़ा, कुछ चीज़ें बच गई थी, कुछ थोड़ी सी आगे तक चली एक आध जगह की और, लेकिन वो भी जब वहाँ फिर उन्होंने सरस्वती नदी का ऊपर से ही डाइवर्ट कर दिया मुंह, तो उसके बाद वहाँ कुछ हुआ नहीं होगा, तो वो भी शिफ्ट कर गए होंगे बाद में। लेकिन कला जो आई वो नागास के थ्रू आई। अब उसके बाद एक डार्क पीरियड शुरू हुआ वैदिक एज का, जिसमें डोमिनेट किया ब्राह्मणों ने। इधर की साइड की बता रहा हूँ, उधर की साइड क्या होगा, ये यूरोप और इधर की तरफ जाने लगे। अभी ईसा की शताब्दी शुरू नहीं हुई, तो अभी कुछ ज़्यादा खेल नहीं है, लेकिन नागाज ने वैदिक एज के बाद दोबारा डोमिनेट किया। फिर इनको ब्राह्मणों, उस समय ब्राह्मणों की सत्ता थी वैदिक एज में। संस्कृत भाषा पुरानी है, वैदिक एज से भी पहले की है, ये लोग अपने साथ लाए थे। ये मिक्स है, इसमें कुछ ईरानियन भी है, यूनानी भी है, और इनकी अपनी, और जो प्राचीन संस्कृत जो लेकर के आए थे ये, उसमें कम शब्द थे, बहुत ही क्लिष्ट, और उसकी कोई लिपि नहीं थी। तब इन्होंने देखा यहाँ जब ये आए तो इनकी भाषा में कुछ शब्द प्राकृत के मर्ज होने लगे थे, तो इन लोगों ने बिल्कुल इंटैक्ट किया। इन्होंने कहा भाई नहीं, ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा कल्चर ख़त्म हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, आम बोलचाल में तो ये प्राकृत यूज़ करने लगे, और जितने कर्मकांड ये करते थे, इन्होंने एक छवि बनाई ली थी कि भाई पंडित हैं और कर्मकांड यही करेंगे, किसी राजा का राज्याभिषेक यही करेंगे, ये सब कहानियाँ इन्होंने शुरू कर दी थी। तो वो भाषा संस्कृत रही, लेकिन अभी इन्हें लिपि नहीं मिली थी, तो माउथ टू माउथ ट्रांसफ़र हो रहा था। ये बहुत सीक्रेट रहते थे। ये जब मैंने बताया था उसका दो, एक तो चीनी यात्री का था, वो मैंने कौन सी फायान पढ़ी थी या कौन सी पढ़ी थी, एक जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी था, वो इंडिका में भी ये ब्राह्मणीज के बारे में जब उसने बताया, ब्राह्मणों के बारे में कि ये लोग अलग रहते थे, कैसे कैसे, उन्होंने सब बताया। सुन लीजिएगा, थोड़ा कष्ट आप भी कीजिएगा, मैं हर वीडियो में कहूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बाद में लिपि इसकी जब इसको व्याकरण मिली इसकी बहुत बाद में, उसके बाद ये डेवलप। उससे पहले एक प्राचीन संस्कृत और आई, वो भी किसी के पढ़ने बस की नहीं। और आप देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, जब जैसे ये कहते हैं कि भाई ओम से सृष्टि की शुरुआत हुई, ओम सबसे बड़ा है, ओम बिंदु स्वरूपम, वहाँ से सृष्टि शुरू हुई, ऐसा ही कहते हैं ना ब्राह्मण्स। ऋग्वेद में कहीं ओम नहीं मिला अभी तक मुझे, किसी भी ऋचा के किसी भी श्लोक से पहले ओम नहीं है। दूसरी बात, संस्कृत का जितना भी वो लिखा गया है वो काव्य रूप में लिखा गया है, पद है, गद्य नहीं, मतलब कहानी की तरह नहीं लिखा गया है, स्टोरीज नहीं लिखी गई, कविताओं की तरह लिखा गया हर चीज। और कविताओं में कवि हमेशा ऊंची ऊंची बात करता है, इसीलिए उसमें बस सबके, विश्वदेवा, अश्वनी कुमार, सबकी उसके पुल बांध रहे हैं उस तारीफों के। और खैर इसमें नहीं करते हैं सब बात। तो ये लड़ाई एक्चुअली नागाज और सुमेरियंस कहना चाहिए, वनुनाकीस तो क्योंकि चले गए अपने वो सब करके, पीछे से इनको सबको सपोर्ट है। नागाज यहीं रहे,
अंडरग्राउंड रहते थे ज़्यादातर, अपने उनके विमान थे, यूएफओज हैं उनके पास, लेकिन यूएफओज उनकी जो थी वो पॉल्यूटिव थी, वो डीजल वीजल जैसे गंदे ईंधन से चलती थी। एक मैंने कोई देखा था पुराना यूएफओ का, किसी ने खींचा था, तो उसमें वो बड़ा काला काला धुआं छोड़ रही थी, इस टाइप की थी नागाज के पास। फिर धीरे धीरे इन्होंने मेटलर्जी का ज्ञान दिया नागाज ने। ये जो अनुनाकीज हैं ये प्योर रॉयल है, ये कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ लोगों पे शासन करते हैं। कोई टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो हुआ मेनली, जैसा मुझे लगता है, वो नागाज के थ्रू हुआ। तो उन्होंने उनको तांबा निकालने का बताया, पीतल का, लोहे का, सोने का, सब ये बताया। सोने का उनको पता था अनुनाकीस को, अब उन्होंने कुछ दिया होगा किसी को, लेकिन बाद में ये सब चीज़ें हुई। फिर धीरे धीरे इन्होंने ही, नागाज ने शेप शिफ्टिंग करके बहुत सारी चीज़ें बना के दी हैं। कई लोगों को इन्होंने, नागाज में देखा जाए तो मेरे हिसाब से नागाज में इतनी पावर नहीं थी कि वो अपने विचारों को टेलीपैथिकली ट्रांसफ़र कर पाए। अगर वो कर पाते तो उनको इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो इतनी हाई रेस नहीं है, वो डार्क टेक्नोलॉजी पे चलती है ये सारे। इसीलिए ये पूरी मैट्रिक्स फिज़िकल बनाई गई, फिज़िकल चीज़ों से बनाई गई है। नहीं तो आप टेलीपैथिकली अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर देते हैं। और मुझे लगता है अनुनाकीज में भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो टेलीपैथिकली कुछ कर सकें। तो धीरे धीरे आगे चलते हैं, क्योंकि तो एक वीडियो में सब कुछ नहीं कवर हो पाएगा। तो इसी किताब में मुझे पता चला, जो मैं पढ़ रहा हूँ नागाज वाली, कि इसमें उसने एक बताया कि एक व्यक्ति था, वो अपने गुरु थे उसके बनारस में, तो उनका मकान बनाने गया तो उसने इतना बढ़िया मकान बनाया, इतनी अच्छी कार्विंग की, कि वो इतना खुश हो गया व्यक्ति कि उसने अपनी बेटी उसको दे दी कि तुम इसको ले जाओ, इसके साथ उसके साथ शादी कर दी। इतना खुश हो गया वो, उसने इतना बढ़िया बनाया था। लेकिन उसकी 2 जवान बीच में से फटी हुई थी। दैट वाज अ प्योर नाग, एंड शेप शिफ्टिंग से वो ह्यूमन बना हुआ था। और उसकी जो सांस थी वो भी थोड़ी सी टॉक्सिक, अजीब सी थी, मतलब अच्छी नहीं लगती थी। तो उसने उस लड़की से कहा कि भाई देखो, हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन आप इसके बारे में कभी मत पूछना। बोले ठीक है। उनकी शादी वादी हो गई, बच्चा हो गया। तो उसमें बात कही गई है कि पुरी में वो मंदिर बना रहा था, पुरी वाला। तब उसकी वाइफ से जब नहीं रहा गया, उसने कहा भाई अब तो बहुत दिन हो गए मैं रहते रहते, अब तो मुझे बताओ। तो उसने उसको बताया कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं नाग हूँ, और इसीलिए मेरी जबान ऐसी है, और इसीलिए मेरी सांस थोड़ी सी टॉक्सिक रहती है। लेकिन बोले अब आपने मुझे ये पूछ लिया है, तो अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ। मे भी उनका कुछ कल्ट होगा, अपना कोई कहानी होगी, क्योंकि ये भी तो हमारे खून में वहीं से आई होगी ना कि हम कहानियों पे, कल्ट्स पे विश्वास करें। तो फिर वो कहते हैं कि वो एक तालाब में चला गया और उसके बाद फिर नहीं निकला, अब जहाँ भी गया होगा, ऐसा बताया। तो उससे मेरी बात क्लियर हुई कि ये जो द्रविडियंस के, चोलाज वगैरह के इतने भयंकर भयंकर मंदिर साउथ में हैं, मैंने पहले भी कहा था कि ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये सब कुछ ना कुछ इसमें एलियन टेक्नोलॉजी है। तो दे वर द नागास ओरिजिनली, जो यहाँ शेप शिफ्टिंग से ह्यूमन होके आए थे। और उन्होंने ये कहा, और ये जो मोन में जो मंदिर वगैरह, स्थापत्य कला हिंदी में कहते हैं, शायद इसको क्या बोलते हैं, मॉन्यूमेंट्स कहते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये सब भी जो है नागाज में थी, ये सुमेरियंस में नहीं थी। उन्होंने कोई मंदिर ऐसे नहीं बनाए, महल बड़े बड़े उन्होंने बना लिए, ठीक है। और जो ये जितना भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति में ये नाली वाली की निकासी, इसीलिए नागों के नाम पे उसको नगर कहा गया। भाषा बहुत कुछ बता देती है। तो वो सारा नागाज का ही डिज़ाइन था, उसमें सुमेरियंस का कोई लेना देना नहीं है। दे आर वेल प्लान्ड, पानी की निकासी वगैरह सब कुछ, पकी हुई ईंटें,
वही टेक्नोलॉजी आज भी हम उसी तरह की ईंटें सब कुछ आज यूज़ कर रहे हैं। तो जब ये, क्योंकि इनमें स्थापत्य कला बना, क्योंकि इनका आता है जहाँ से जब ये मरते थे तो ये अपनी कब्रें वगैरह बनाते थे, ये जलाते नहीं थे। हालांकि बाद में जलाने का भी इनमें आ गया, तो ये अपना कुछ ना कुछ मॉन्यूमेंट वगैरह बनाते थे। तो वो लोग आए, उन लोगों ने ही वो कार्विंग्स की हैं बड़ी बारीक बारीक, और वो, और ऑब्वियसली जब आदमी काम करता है तो उसको साथ में हेल्पर्स की ज़रूरत होती है। तो कुछ लोग उन्होंने साथ भी लिए, उनके साथ रहे भी, कुछ लोगों में वो ब्लड ट्रांसफ़र भी हुआ। तो जितनी भी ये जिसे कहते हैं कि ओबीसी एससी एसटी रेंजेस हैं, रेसेस हैं, ये सारी कहीं ना कहीं नागवंश से बिलीव करती है। बहुतों में वो ब्लड नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मान लो मेरा एक राजा, मतलब वाकाटक थे, वो भी नागवंश थे। मान लो मैं वाकाटक मेरे यहाँ राज कर रहे हैं, तो मैं भी उसी वंश में आ गया, कोशिश करता हूँ कि मैं राजाओं के वंश में घुस जाऊँ या मैं नागवंशी हो जाऊँ। तो उसमें कुछ सुप्रीम जातियाँ होती हैं, कुछ थोड़ी नीची जातियाँ होती हैं, लेकिन वो वंश नागवंशी चल गया इस तरह से। और फिर हम लोग, मतलब जैसे ये जो सुनार है, ये भी उसी जाति में आता है। जब मैंने चंवर वंश बताया था तो ये भी चंवर वंश में आते हैं। और तो जब वो लोग हमारे साथ थे तो ये लोग साथ में लगे उनके साथ, इन्होंने वो सीखा शिल्प करना, चीज़ें बनाना, पॉटरी बनाना, डिज़ाइन बनाना। इस तरीके से ये सभ्यता यहाँ जितनी हिंदुस्तान में सभ्यता, ये सारी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आई कैन नॉट से ईरान इराक, क्योंकि वो सुमेरियन के उसमें आएंगे, इधर अफ्रीका में, तो ये सब नाग रेसेस हुई हैं। उसके बाद इनका कुछ और सेटअप हुआ बाद में, क्योंकि आप देखिए कि उन्होंने अपना निशान भी अमेरिका में, यूएस के किसी ना किसी झंडे पे आपको गरुड़ मिल जाएगा। तो गरुड़ ध्वज जो है, गरुड़ का निशान इसीलिए ही उन्होंने लिया कि ये हो कि ये नागों के चिर शत्रु हैं। इसीलिए पहले यही नागों से ही शैव संप्रदाय बना। अब वो एक मिक्स मत कीजिएगा, जब मैंने बताया था कि स्तूप को कैसे शिवलिंग बनाया, ये है वो है, वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि अब हम बात किसी और विषय पर कर रहे हैं, तो अब इस पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो वो एक शैव संप्रदाय था, एक वैष्णव जो था, एक तरह से समझ लीजिए वैष्णव आर सुमेरियंस और अनुनाकी वाला, एंड शैव्स आर नागास, ठीक है। इसके बीच में एक शाक्त संप्रदाय आया, देवी वाला। अब ये कहाँ से आया भाई, इसका मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन कहीं नागाज आगाज में से ही निकला था ये, क्योंकि ये बेसिकली शुरू हुआ था जब महायान बुद्ध में महायान शुरू हुआ, उसी में ये वज्रयान में आया है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसी की, वैसे नागा संप्रदाय से ही इसका लेना देना होगा, जहाँ तक मेरा वो है, क्योंकि जिस तरह के उसमें कर्मकांड है वैसे ही शैव संप्रदाय में भी थे। अब जाके ये सब मिक्स कर दिया है साधुओं ने, क्योंकि धंधा पानी कुछ रहा नहीं, अब कब तक लड़ते लड़ते भी जाओ अब भैया, तो अब ये सब मिक्स कर दिए। लेकिन ये पहले बिल्कुल अलग अलग थे, ये तीनों संप्रदाय एक दूसरे को कुटी आंख नहीं भाते थे। और तो आपको मेन ये समझ में आया होगा कि ये हड़प्पन संस्कृति क्यों नष्ट की गई इंद्र के द्वारा। इंद्र आर तो टिपिकली सुमेरियन, और स्वर्ग जो है ये भी मैं बता चुका हूँ, स्वर्ग वहीं पे मेसोपोटामिया की साइड में था। और जब मैंने इसको पढ़ा ऋग्वेद को, तो समझ में आया कि जो अंतरिक्ष ये कहते, उसमें अंतरिक्ष का जिक्र है, तो उसमें पता भी चलता है कि वो अंतरिक्ष कहते हैं मेसोपोटामिया को, और धरती कहते हैं हिंदुस्तान की साइड को। उनको तब नहीं पता था अंतरिक्ष किसे कहते हैं, ये शब्दों से ही खेल हुआ है। जब स्पेस को ढूंढा गया और पता चला कि पृथ्वी के बाहर कोई स्पेस जैसी चीज़ है, ग्रह होते हैं, ये होते हैं, तो इन्होंने वो अंतरिक्ष कह दिया कि ये अंतरिक्ष है। तो उससे वो ऋग्वैदिक काल का अंतरिक्ष नहीं है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ अभी, उसमें गौतम की कुछ ऋषि, गौतम की नहीं, हाँ शायद गौतम की, किसी और ऋषि की, शायद गौतम ही है, उसकी ऋचाएँ आई। उससे पहले अग्नि आदमी है, अग्नि रथ चलाता है, अग्नि उनका हव्य पदार्थ लेकर के देवताओं को देने जाता है, क्योंकि ये कुछ
जब ये इसका हड़प्पन वगैरह का नाश कर रहे थे तो कुछ वहाँ से जो आए थे उन्हें देवता कहते थे, यहाँ वालों को असुर कहते थे, नागों को। तो कुछ देवता तिब्बत में सेटल हो गए थे क्योंकि वैसा ही क्लाइमेट यहाँ था। ये एक्चुअली मेसोपोटामिया में भी नहीं थे, ये उससे भी ऊपर थोड़ा सा चले गए थे, टर्की के ऊपर थोड़ा सा चले गए थे। तो वहाँ पे जब वो सेटल हुए तो तिब्बत में उनको वैसा ही क्लाइमेट मिला, तो वहाँ सेटल हो गए। लेकिन वहाँ कुछ अन्न वन्न होता नहीं था, तो उसी को यज्ञ वो बोलते थे कि वहाँ से यहाँ से अन्न ले जाके प्लेन से और तिब्बत में देना। और क्योंकि नागास को पता था कि ये जाएगा अन्न तो ये साले देवताओं को ही जा रहा है उनको, और ये फिर लड़ने आएंगे, तो वो उसको बीच में छीन लेते थे। तो वो कहते थे यज्ञ को नष्ट कर दिया। यज्ञ को समझना पड़ेगा। यज्ञ मतलब मैंने पहले भी बताया, किसी काम को पूरा करने के लिए किया गया टोटल कर्म इज इक्वल टू यज्ञ। तो यही देवासुर संग्राम थे। देवता वो थे और नागाज असुर थे, सुमेरियन देवता थे। ये सारे देवासुर संग्राम हुए। तो इस भाव से अब आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। अब आगे कुछ और बताने का है लेकिन वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसके नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा। तो ये चलते चलते आपकी फिर अब हम ये सब आप समझ लीजिए कि मैंने पूरा हड़प्पन संस्कृति से लेके और ईसा की शताब्दी से पहले तक का लगभग कवर कर दिया है इसमें, क्योंकि इसमें हम डिटेल हिस्ट्री के बारे में नहीं जान सकते, हम किसी और विषय में बात कर रहे हैं, वाई दे आर डूइंग दिस। ये उसका कायदे से पहला पार्ट होना चाहिए था, लेकिन इंट्रोडक्टिव पार्ट पहले चला आया। उसमें मुझे तब तक जितना समझ में आया मैंने उतना बताया। आगे इसमें उसी बारे में और बात करूँगा, लेकिन बंद करने से पहले सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा, ये हर पार्ट के लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आपकी बॉडी है, इसी के थ्रू आप अपनी डिविनिटी को पा सकते हैं। ये जो आपको कुंडलिनी वगैरह का सिस्टम बताया है, ये भी नागास के थ्रू मिला है आपको, ये भी आप जान लीजिए। और इसीलिए कुंडलिनी को भी सांप की तरह बताया गया। कुंडलिनी कोई सांप वाप नहीं है। कुंडलिनी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके शरीर के बाहर की हो। ये आपकी अपनी स्वयं की इच्छा शक्ति है। आप खुद जब इच्छा करते हैं तो कुंडलिनी है। सिर्फ आपकी इच्छा करने मात्र से ब्रेन सेल्स एक्टिव होती हैं और वो केमिकल रिलीज होता है, जिससे आपकी ये सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो करके ये प्राण आपका चढ़ना शुरू होता है। कुंडलिनी शक्ति जिसे हम बोल देते हैं, ये सुषुम्ना में ट्रैवल करना शुरू होता है और आपकी ये कॉन्शियसनेस की यात्रा। लेकिन देयर इज नो सूक्ष्म शरीर, कहीं अलग कुछ नहीं होता। चक्रास आपकी फिजिकल बॉडी में ही है। चक्रास मीन्स सर्टन ग्लैंड्स हैं सर्टन जगह पे, वो जब एक्टिवेट होती हैं उनमें जब ब्लड का फ्लो होता है, जिनमें आज तक ब्लड नहीं गया। ये सब फिजिकल बॉडी में हो रहा है। ये तो मैं आपको बहुत पहले से कहना शुरू कर चुका हूँ, अब ये मुझे क्लियर होता जा रहा है। आगे इस पर बहुत अच्छे खुलासे करूँगा। बताना तो मैं अभी चाहता हूँ सब कुछ, लेकिन मेरी भी सीमाएं हैं बोलने की, और 5-6 घंटे का एक वीडियो आप नहीं देख पाओगे। और बेटर है कि थोड़ा थोड़ा देखो, थोड़ा थोड़ा समझो, कुछ इस बीच में खुद की भी स्टडी करो और देखो। कुछ मुझे बता सकते हो तो कमेंट में प्लीज़ वेलकम। तो ये अपनी डिविनिटी को पाने की यात्रा है। और आपको इन शॉर्ट बता दूं कि इनको ये अर्थ फ्री करनी है अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी 2030 तक। और इनकी पूरी कोशिश है, क्योंकि बिना फ्री विल के आपकी ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ये सारा ड्रामा इन शॉर्ट बता रहा हूँ केवल आपकी फ्री विल को मैनिपुलेट करने के लिए हुआ है, कि आखिर आप ना जानते हुए अनजाने में इनकी चीज़ों के लिए फ्री विल दे दो। ये कुछ ऐसा है जैसे कि वो बात चल रही थी ना कश्मीर में, एक वो करा लो जनमत संग्रह। ये कुछ अर्थ का जनमत संग्रह जैसा है कि जी आप फ्री रहना चाहते हो या आप ये इसी एजेंडे पे चलना चाहते हो। तो अगर 70-80% लोगों ने वोट कर दिया कि जी हमें तो यही पसंद है, तो नाउ गैलेक्टिक फेडरेशन बोल दे कि ठीक है भाई, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, वी आर फेड अप।
तो ये जनमत संग्रह को मैनिपुलेट करने के लिए, जैसे कि आप समझे कि ईवीएम डाल दी गई हिंदुस्तान में और मोदी जी ने उसमें खूब सारे चेंजेस कराए, और वो मैनिपुलेशन तो है, आपने खुद देखा 1 करोड़ वोट बढ़ा, उसकी वजह से कम बीजेपी 40 से 60 सीट फायदे में रही, वरना तो कहीं और जाती है, 180 पे सड़क सिमट जाती। तो ये इसी तरह की है कि ईवीएम मशीन बना रहे हैं, तुम्हारी मेंटल स्थिति को इस तरह से सेट करना चाहते हैं कि आप अपनी फ्री विल इन्हें दे दें। ये सारा गेम ये है इन शॉर्ट। लेकिन ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे आप बच सकते हैं, ये अगले पार्ट्स में आपको पता चलेगा। तो मैं हफ्ते में एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, और उसके लिए जो मैं 1.5 साल से बिल्कुल शांत होकर के अपने ऊपर काम कर रहा था, वो बहुत ज़रूरी है। और ये मत समझ लेना कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। समय आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल का है। या तो आप उधर चले जाओगे या इधर आ जाओगे। इधर आज आप आ जाओगे, थोड़ा सा कष्ट है, शरीर पे भी है, अपनी इच्छाओं को भी मारना पड़ेगा। लेकिन इधर आ जाओगे तो आपको यूनिटी मिलेगी, प्रेम मिलेगा, फ्रीडम मिलेगी। वहां पे तो जो आप आज कर रहे हो वैसे ही बंधे रहोगे। अब ये वर्ड होलोग्राफिक है, सिमुलेशंस में हम जी रहे हैं, दिस इज ट्रू। ये कहना बड़ा आसान है, ये मैंने पहले भी कहा है, लेकिन पहले पंडित होकर कहा है। आज मैं आपको समझा सकता हूं कि आप सिमुलेशन में कैसे हैं। आज मैं आपको समझा सकता हूं होलोग्राफिक वर्ड का मतलब क्या है, लेकिन ये अगले पार्ट्स में होगा। ये पार्ट थोड़ा बोरिंग हो सकता है क्योंकि यू आर नॉट कीन और इंटरेस्टेड व्हाट हैज हैपेंड बिफोर। लेकिन अगर पुराना नहीं जानोगे बाबूजी, आगे की सीक्वेंसिंग कैसे आएगी। मैं हिस्ट्री पढ़ने पे इतना समय लगा रहा हूँ, आज भी पढ़ रहा हूँ। क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि जितना उसे पढ़ रहा हूँ उतने लिंक्स जुड़ते जा रहे हैं। आप बीच में से या लेटेस्ट पढ़ के आप पीछे का अंदाजा नहीं लगा सकते, आपको पीछे से ही आगे तक आना पड़ेगा। और इतना सब पढ़ने के बाद इतनी छोटी सी चीज़ हाथ लगी, लेकिन ये छोटी चीज़ नहीं है। ये जो बेस से लिंक कर दिया है सारी चीज़ को, वो पूरा दिमाग एकदम साफ हो गया। तो साहब साधना करने के लिए तो आपको रेडी होना पड़ेगा। यदि आपको, अब मैंने जब कहा था एक पैरेलल अर्थ वाला वीडियो बनाया था, तो आप देखिएगा पैरेलल अर्थ होंगी। एक तरफ ये लोग मजे ले रहे होंगे और दूसरी तरफ वो लोग पिस रहे होंगे, क्योंकि फ्री विल है, आपने फ्री विल दी है। पर यह मत समझना कि गैलेक्टिक फेडरेशन खाली बैठी है, उसने लोगों को प्लांट किया हुआ है, बहुत सारे, बहुत सारे, एंड दे आर एक्टिवेटिंग। वो 10-10 के बंच में, 20-20 के बंच में, 50-50 के बंच में लोगों को उठा रहे हैं, 100-100 के बंच में उनको जागृत कर रहे हैं, उनको आगे ले जा रहे हैं। बिकॉज जो स्टार सीड्स हैं उनके लिए तो क्या जर्नी है, दे आर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। वो तो आए हैं, इस जीवन को जी के चले जाएंगे, जहां से आए थे वहां चले जाए, उनके लिए कुछ नहीं है। मे बी उनकी पुरानी बॉडीज भी उनको मिल जाए, क्योंकि उनकी तो बहुत ज़्यादा उन्नत है टेक्निक, और वहाँ के और यहाँ के टाइम में बहुत डिफरेंस है। मे बी वहाँ 1 हफ्ता हो और यहाँ पे 100 साल निकल जाए, क्या भरोसा। तो स्टार सीड्स की जर्नी में कुछ नहीं है। स्टार सीड्स को तो थोड़ी टाइट जर्नी मिली है ताकि वो अपनी चेतना से जुड़ ना पाए, इस संसार से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहें, और फिर कोई मिले उनको जो आगे ले जाए। तो ये सब चल रहा है, बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन एक वीडियो में कवर अप करना मुश्किल है। तो इसी के साथ ही आपसे विदा लूँगा इस वीडियो में। इसके नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा, उसमें और कुछ खुलासे करूँगा जो ईसा की शताब्दी शुरू होने के बाद के हैं, और मे बी उससे नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करूँगा कि इसको फिनिश कर दूँ। मैं बहुत लंबी लेंदी चीज़ें नहीं खींचना चाहता हूँ, ज़बरदस्ती की कहानी मेरी आदत नहीं है। तो जो लोग यहाँ तक सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसा आपने प्यार दिया वैसा ही देते रहिएगा। इससे हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है आप लोगों तक ये सब चीज़ें पहुँचाने के लिए। मेहनत तो मैं तब भी करूँगा और ये सब मैं तब भी बताऊँगा, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, तो मेरा मतलब मुझे भी आनंद और मेरा डबल हो जाता है कि हाँ, लोग सुन रहे हैं जिसके लिए हम काम कर रहे हैं।
ये चीज़ बताने से मुझे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, जिसके लिए, जिन लोगों के लिए, आप ही लोगों के लिए जो मैं कर रहा हूँ, या कह दूँ कि मुझसे कराया जा रहा है, तो मुझे थोड़ा मनोबल में, हाँ, इम्पैक्ट आ रहा है। हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमें कुछ प्रतिफल मिल रहा है। तो इसी के साथ ही आपसे विदा लेता हूँ, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक वगैरह पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। बाकी किसी को सीखना है, अभी भी आपके अंदर कहीं से कोई बात निकली है कि भाई हाँ हमें सीखना चाहिए, वी हैव टू गो इन टू दैट साइड ऑफ अर्थ, कि हम वहाँ यूनिटी में रहें, खुश रहें, फुलफिलमेंट में रहें, अबेंडेंस में रहें, तो प्लीज़ कनेक्ट मी। बट 1000 रुपये आपकी जेब में नहीं है तो एकलव्य बनिए, फिर अर्जुन मत बनिए। फिर इन वीडियोज़ में देखिए साधना करने का तरीका मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, हमारी प्लेलिस्ट में है साधना कैसे करें, उससे सीख लीजिए और एकलव्य बनिए। ये तो आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो जो लोग कह रहे हैं कि मैं पैसा ले रहा हूँ, इसका कहाँ पैसा ले रहा हूँ? तो बिल्कुल फ्री मिल रहा है। इसका मैं ना यूट्यूब से ले रहा हूँ ना आपसे ले रहा हूँ, तो ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन भाई ट्यूशन के पैसे तो लगेंगे। तो जिसको अर्जुन बनना है वो 1000 रुपये लेके आए, जिसको एकलव्य बनना है वो यहाँ रहे। और याद रखना, मैं द्रोणाचार्य नहीं हूँ, मैं आपका अंगूठा नहीं मांगने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।